ही हैज टोटली निगलेक्टेड इट, मुकम्मल तौर पे उन्होंने नजरअंदाज किया इस बात को। अब जाहिर बात है इसका इम्पैक्ट तो बच्चों होता है जब आप एक चीज को प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो इसकी कॉस्ट है वगैरह कि अच्छा भाई ठीक है, आप एक चीज डिस्कस करने जा रहे हैं तो कम से कम उसकी तफसीलात बड़े अच्छे तरीके से लिखनी चाहिए। स्टूडेंट ने जाहिर बात है उसे समझना है, उसकी तफसीलात को अंडरस्टैंड करना है, और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली बच्चा बेचारा कहाँ से पढ़ेगा जाके। तो मेरे ख्याल में यहाँ थोड़ा सा इन्होंने जिम्मेदारी से काम नहीं लिया, लेना चाहिए था, नहीं लिया, क्या करें। अच्छा बच्चों, तो हम कोशिश करते हैं कि हम आपको समझा सकें कि मसला है क्या कोकर का। तो लेट मी सी कि कैसे समझाना है। पहले मुझे खुद सोचना पड़ेगा कि ये बात जो इन्होंने किस तरह की है, इसको समझाने का तरीका क्या होना चाहिए, है जी। अच्छा बच्चों, तो देखिए सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा इसका तरीकाकार क्या होना चाहिए। हाँ, अच्छा बच्चों, प्लीज फोकस कीजिएगा। असल में आपकी बुक में एक कॉन्सेप्ट है जिसको कोवेब के नाम से जानते हैं। देखिए किताब में मौजूद है। इसमें दो तरह की ओसिलेशन हमारे कोर्स में है। एक को कहते हैं कन्वर्जेंट। क्या कहते हैं बच्चों? कन्वर्जेंट ओसिलेशन है। ओसिलेशन का मतलब होता है जिगजैग, ठीक है। तो एक कौन सी बच्चों? इट इज convergent oscillation. So we call oscillation means something which is changing or repeatedly switching. तो हम इसे कहते हैं ये oscillation है। अच्छा, इसमें convergent oscillation में जो टिप है वो ये है, जो टिप्स हैं, पहला टिप ये है कि इसके अंदर आप जो है वो टिप नंबर 1 ये है कि आप इसके अंदर डिमांड कर्व को फ्लैट बनाएंगे और सप्लाई कर्व को स्टीप बनाएंगे। फ्लैट का मतलब क्या होता है? अगर आपकी घर की रैम फ्लैट है तो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी ऊपर जाएगी, और स्टीप होगी तो मुश्किल से चढ़ेगी, ऐसे राइज होगी एकदम। तो हमने सप्लाई को स्टीप रखा। स्टीप का मतलब गहरा, एकदम से गिर रही है ऐसे, है ना, नजर आ रही है आपको? एकदम से ऐसे गिर रही है। और डिमांड को क्या रखा है? फ्लैट। तो डिमांड कर्व को आपने रखना है फ्लैट, और सप्लाई कर्व को आपने रखना है स्टीप। बात समझ आती है जी? तो डिमांड कर्व होगी फ्लैट और सप्लाई कर्व होगी स्टीप। अच्छा, फ्लैट का दूसरा नाम जो है ना वो है इलास्टिक। इंग्लिश में फ्लैट को इलास्टिक कहते हैं, लचकदार, और स्टीप को कहते हैं इन इलास्टिक, ठीक है। क्योंकि स्टीप रैंप आपको ज्यादा चांस नहीं ना देती, गैर लचकदार है, टाइम पे रेस दोगे तो ऊपर जाएगी वरना गाड़ी गिर जाएगी। तो इसलिए स्टीप क्या होती है? इन इलास्टिक, वो आपको लचक नहीं ना देगी। और इलास्टिक आपको लचक देती है, बेशक साथ वाले के साथ बातें भी करते हैं, गाड़ी भी चलाते हैं, तब भी वो चली जाए, क्या हाल है ना। तो स्टीप को क्या कहते हैं? इन इलास्टिक, और फ्लैट को इलास्टिक। अब ये बात आपको समझ आ गई कि डिमांड कर्व फ्लैट है उसे इलास्टिक कहते हैं, और फ्लैट का मतलब भी आपको समझ आया? मैं सही कह रहा हूँ? फ्लैट का मतलब भी आपको समझ आया कि फ्लैट का मतलब क्या है? इलास्टिक, और जरा सीधा बनाना है, और स्टीप एकदम गिरा देना है, गहरा, उसको कहेंगे इन इलास्टिक।
तो यहाँ सप्लाई कर्व जो है वो स्टीप है और डिमांड कर्व फ्लैट है। एक टिप और इसके साथ अटैच कर देते हैं। यहां आपने आउट से लाइन बनानी शुरू करनी है इनसाइड की तरफ। आउट से शुरू करनी है इनसाइड की तरफ, यानी बाहर से लाइन स्टार्ट करनी है। तो देखिए मेरी जो रेड लाइन है वो बाहर से आ रही है, ठीक है। अगली दफा कहाँ जा रही है ना, ये देखिए बाहर से हम यहाँ लाए, फिर यहाँ लाए, फिर इधर लाए, फिर इधर, और आहिस्ता आहिस्ता ये अपने इक्विलिब्रियम के करीब होती जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता अपने इक्विलिब्रियम के करीब होती जा रही है। इसलिए जो कि ये बाहर से अंदर की तरफ लाइन जा रही है, इक्विलिब्रियम करीब होता जा रहा है अपने सेंटर पॉइंट के, यानी हर मूव के ऊपर हम इक्विलिब्रियम के करीब जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम है कन्वर्जेंट। इसका नाम क्या है? कन्वर्जेंट ऑसिलेशन, राइट जी। अब इसका सवाल जो पेपर में आएगा पहले वो सुन लेते हैं, कॉन्सेप्ट भी समझ ही लेंगे, पहले पेपर में सवाल। डायग्राम दिया होगा, डायग्राम को देख के पूछा जाएगा इसमें ऑसिलेशन कौन सी है। तो अगर एरो बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है कन्वर्जेंट, और अगर एरो अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है डाइवर्जेंट। पहला तो ये एक सवाल हो सकता है। पहला सवाल क्या आएगा? डायग्राम बना होगा, आपने एरो को ही देख लेना है टोटका देसी तरीका। अगर एरो बाहर से अंदर जा रहा है कन्वर्जेंट है, और डाइवर्जेंट, दैट्स, ठीक है जी। राइट हो गई बात बच्चों? सो इट इज व्हाट, पहली बात ही होगी। अब दूसरी चीज क्या है बच्चों? दूसरी चीज ये है कि वो आपको दोनों में से किसी एक कर्व की स्लोप बता दे, डायग्राम ना दे। एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में डिमांड कर्व इलास्टिक है या फ्लैट है, तो बताओ ऑसिलेशन कौन सी होगी? ये इसकी एक्सरसाइज में सवाल दिया हुआ ये वाला, तो कि डिमांड कर्व की स्लोप बताई, सिर्फ सप्लाई की नहीं बताई, सिर्फ किसकी बताई? डिमांड की। और क्या बोला कि डिमांड कर्व फ्लैट है या इलास्टिक है, तो बताओ कि ये कौन सी ऑसिलेशन होगी? तो आप कहेंगे फ्लैट के लिए कन्वर्टेंट, ये याद करना पड़ेगा। या डिमांड का जिक्र ही ना करे, डायग्राम ही ना बनाए, आपको सप्लाई के बारे में बताए कि एक डायग्राम है जिसमें सप्लाई स्टीप है, गहरी है, ठीक है, या इनएलास्टिक है, तो बताओ ऑसिलेशन कौन सी होगी? दैट्स कन्वर्जेंट। अब सवाल के कितने तरीके हो गए? 3। पहला डायग्राम है, आप देख रहे हैं एरो इज कन्वर्टिंग इनसाइड, ठीक है, इट इज कन्वर्जेंट। अगर ये बाहर की तरफ जाता तो डाइवर्जेंट। दूसरी बात उसने क्या बताई? डिमांड कर्व इसका फ्लैट है, इलास्टिक है, तो तब भी ये कन्वर्जेंट है। और अगर डिमांड का भी जिक्र नहीं, डायग्राम सिर्फ किसका जिक्र है? वो स्टीप है और इनएलास्टिक है, तो फिर भी कन्वर्जेंट है। तो ये 3 तरीकों से सवाल पूछा जा सकता है। अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। अब इसके बाद अगर आप कॉन्सेप्ट ना भी समझे ना, तो आपका पेपर वाला मसला हल हो चुका है। कॉन्सेप्ट ये है कि असल में जो हमारे फॉर्मर होते हैं ना, बड़े सादालू होते हैं, मतलब सिंपल से होते हैं, ज्यादा कोई इतने फहम वाले नहीं होते। तो टाइम पीरियड 1 में क्या होता है कि फार्मर्स गंदुम लेके मार्केट में आते हैं। किस टाइम पीरियड में? 1 में। इत्तेफाक से वो गंदुम बहुत कम उगा के लाते हैं, तो गंदुम कम उगाने की वजह से गंदुम की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। गंदुम की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और बढ़ के चली जाती है, लेट से मैं बड़ी सी बात लिख देता हूँ P4 पे, काफी ज्यादा बढ़ जाती है, राइट जी। लेकिन उनको इस बात का पछतावा रहता है कि काश हम गंदुम ज्यादा ले जाते, काश हम गंदुम ज्यादा ले जाते। अगर हम ज्यादा गंदुम ले जाते ना, तो हम ज्यादा पैसे कमा लेते इस ज्यादा कीमत की वजह से। अब ये बात सारा साल उनके दिल में खटकती रहेगी कि यार वो बड़ा गलती हुई। अब वो अगले साल यानी टाइम पीरियड नंबर 2 में गलती ये करेंगे, अब वो सारे के सारे ज्यादा माल उगाकर, और इस साल कीमत कम हो जाएगी।
अब वो सारा साल इसी परेशानी में गुजारेंगे कि यार वो गंदुम ज्यादा उगा के बड़ी गलती की थी है। अब कभी ज्यादा नहीं हुआ, नहीं अब कभी ज्यादा नहीं हुआ, नहीं कम ही लेके जाएंगे, तो अगले साल वो कम लेके जाते हैं, कीमत फिर बढ़ जाती। लेकिन हर अगली दफा उनका ये एरो इस इक्विलिब्रियम लाइन के करीब होता जा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया बच्चों, कन्वर्जेंट। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है, मैं वो अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकता, अंग्रेजी बहुत गलत लिखी है उसने, उसने कॉन्सेप्ट ही और दिया, उसने सारी इकोनॉमी को इकट्ठा कर दिया कुछ। लेकिन मैं इस तरह समझा सकता हूँ, ये बड़ा आसान तरीका है कि पहले टाइम पीरियड में वो गंदुम कम लेके गए थे, कीमत बढ़ गई थी बहुत ज्यादा, P4 पे चली गई थी, लेकिन सारा साल सोचते रहे कि यार काश गंदुम ज्यादा मतलब के ले जाते, तो अगले साल ज्यादा लेके कीमत कम हो गई, गिर गई, इक्विलिब्रियम से भी नीचे गिर गई, और फिर यार ज्यादा नहीं लेके जानी, अगले साल कम, फिर कीमत बढ़ गई। लेकिन हर अगली दफा वो उस इक्विलिब्रियम के करीब होते चले गए। उसी इक्विलिब्रियम को मैंने इस साइड पे शो किया, ठीक है। यानी वो जो रेड लाइन है एक्चुअली इधर वाली, ये जो ब्लैक लाइन है जो ऊपर नीचे जा रही है, उसको वहां वो रिप्रेजेंट कर रही है। यानी मैं चाहूं तो यहाँ पे भी लिख सकता हूँ ना, ये कम वाली कीमत यहाँ शो करूं, ज्यादा वाली फिर ज्यादा वाली, तो इस तरह करके मैं बना सकता हूँ, लेकिन उससे ना डायग्राम में बहुत लाइनें आ जाएंगी। बस आप इन लाइनों से उसको मैच कर लो, सही है, समझ आती बात? अगर आप उसका डायग्राम देखो जरा, चेक करो, कन्वर्जेंट ऑसिलेशन का बना हुआ है, जरा देखिए कैसा है, चेक करें कैसा है, कैसा बच्चों, किताब में बना डायग्राम? बनना ही नहीं, क्योंकि उसे डायग्राम बनानी आती ही नहीं है, असल बात ये, क्या समझे? ये जब किताब का हुआ ना, मैंने कहा कि ये इकोनॉमिक्स वाली मुझे दे दो, I2 की किसी और को दे दो, नहीं नहीं ये तो जनाब वही करेंगे। वो जब किताब रिव्यू हो गई तो वो सारी किताब चीटिंग मारी हुई थी। वो किताब जो एक जमाने में राइज में हमने कैफ 2 के लिए लिखी थी, क्योंकि पहले इकोनॉमिक्स कैफ 2 था, तो वो दो टीचर है, दूसरे का नाम नहीं लूंगा, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, हम दोनों ने मिलकर ये लिखी थी राइज में। वो भी आज वो भी पॉपुलर टीचर है, वो ऑडिट पढ़ाने, बड़े कोर्सेज पढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमने ये बनाई थी, उसका सारा डाटा उन्होंने पकड़ के चीटिंग मार दिया, कॉपी कर दिया पूरा इस किताब में। लेकिन बहरहाल मार तो कहीं ना कहीं से खानी थी, डायग्राम है नहीं बनी उनसे, फिर किताब उन्होंने चाहे छाप दी। अच्छा बच्चों, यहाँ तक कुछ चीज मुश्किल राइट हो गई बात? तो यहाँ तक बात समझ आती है। अब पेपर में 3 बातें आएंगी, डायग्राम छपा होगा, आप एरो को देखोगे, अच्छा यार ये तो करीबन करीब होता जा रहा है, ये कन्वर्जेंट, या डायग्राम होगा ही नहीं, वो कहेगा डिमांड कर फ्लैट है, यहाँ इलास्टिक है, बताओ कौन सी ऑसिलेशन बनेगी, ठीक है। या डिमांड का भी जिक्र नहीं करेगा, डायरेक्ट सीधा कहेगा सप्लाई का स्टीप है, इन इलास्टिक, बताओ कौन सी ऑसिलेशन बनेगी। वहां ये 3 ही तरीके। ये जो टाइम वाली डायग्राम है, ये बड़ी बुक्स में, छोटी बुक्स में है ही नहीं, लेकिन समझाने का तरीका ये उससे ज्यादा आसान, राइट जी? बात समझ आती है? तो कोप वेब में हम इतना ही काम करेंगे, उसको ज्यादा काम करने की, तो ज्यादा काम करेंगे थक जाएंगे ना आप यार, आपको पता ही, थके हुए लोग हैं आप। अच्छा बच्चों, अब आगे बात किस चीज की जी? अब मेरा काम आसान हो गया, क्यों? अब मैंने पढ़ानी क्या आपको? डाइवर्जेंट। पहले क्या पढ़ाई थी? कन्वर्जेंट। चले जी, अब पढ़ाते हैं डाइवर्जेंट। अब मैं सारी बातें उल्टी लिखनी शुरू कर दूंगा, डाइवर्जेंट में सारी बातें रिवर्स लिखूंगा, उलट लिख दूंगा, डिवर्जेंट ओसिलेशन, ठीक है बच्चों? अच्छा, अब सारी रिवर्स क्या लिखूंगा? वहां डिमांड थी फ्लैट, यहां डिमांड बनाऊंगा स्टीप। जब डिमांड स्टीप होगी तो इसका नाम होगा इन एलास्टिक, का नाम होगा इन एलास्टिक, ठीक हो गई बात? अच्छा, और जबकि सप्लाई कर बनाऊंगा फ्लैट, ठीक है, और इसको मैं क्या कहूंगा? एलास्टिक, ठीक है जी। अब मैं ये करूंगा, पहला टिप मेरा ये, लेकिन पिछली दफा ना मैंने पता क्या किया था,
मैंने एरो को स्टार्ट किया था बाहर से और लेके गया था इनसाइड। इस मैं एरो को इनसाइड स्टार्ट करके, अच्छा अब मैं करूंगा ये कि मैं जो पहला डायग्राम बनाऊंगा ना वो आपने फौरन नहीं बनाना। पहले आपने ये इंश्योर कर लेना है कि सर सही डायग्राम बनाने में कामयाब हुए कि नहीं हुए। क्या हाल है? और अगर गलत बने तो हंसना बिल्कुल नहीं, मुझे गुस्सा आता है ना बच्चों। उसकी भी कई वजूहात हैं, लेकिन गुस्सा जेन्युइन है जी। अच्छा, अब्बू अम्मी से कभी गलती हो जाए ना और आप गलती बजाने की बजाय हंसना शुरू कर दें, 2-3 चिपड़े तो पक्की पड़े ही पड़े। होता है कभी भाई, यही हमारा भी मामला है। नहीं, शतूत की सोटी घरों में नहीं इस्तेमाल होती, घरों में ज्यादातर होती शूज थेरेपी। शूज थेरेपी ज्यादातर होती। और शूज थेरेपी में भी पता है ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ये करते हैं कि जूतों का एक कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अच्छा नहीं, बाज लोगों की मदर सख्त होती है, बाज के फादर। ये हर फैमिली टू फैमिली क्या होता है, वेरी कर रहा होता है कि वाकई बाज लोगों की मदर्स बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं और बाज लोगों के फादर बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। अच्छा बच्चों चलिए, अब मैंने क्या कहा था कि मैं अपने एरो का आगाज कहां से करूंगा, इन साइड से मैं आगाज करूंगा। तो मेरा जो एरो लाइन है वो ये जा रहा है, ये रहा। ठीक है, लेकिन अगली दफा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये लाइन, आप ये लॉन्ग होता जाएगा। ये देखिए आहिस्ता 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 ये इट्स गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है बच्चों, तो आप इसको क्या कहेंगे, ये डाइवर्जेंट। ठीक है, अब मैं इसके साथ जो मैचिंग डायग्राम बनाया था ना दूसरे वाला वो बनाता हूँ। आई विल मेक द मैचिंग डायग्राम, द अदर डायग्राम, दिस वन इज हियर। ये आ गया जी। ठीक है जी, ये आ गई जी आपकी क्वांटिटी, ये आ गई जी आपकी प्राइस, राइट जी। और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना बच्चों। अच्छा बच्चों, अब मैं इससे यहाँ डॉटेड लाइन एक बना लेता हूं। ये डॉटेड लाइन में क्यों बना रहा हूं, ये मेरी इक्विलिब्रियम लाइन, ये मेरी इक्विलिब्रियम की लाइन। अब मैं एहतियात से आपके साथ बात करता हूँ, ठीक है। अच्छा, पहली बात यह है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ये डायग्राम अगर आएगा तो आप एरो देख रहे हैं अंदर से डाइवर्ट हो रहा है बाहर की तरफ, लिहाजा ये डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट मतलब फैलने वाला। दूसरी चीज, अगर डायग्राम ना हो और आपसे कहा जाए डिमांड कर्व स्टीप है या इनेलास्टिक है तो क्या है, डाइवर्जेंट। और अगर कहा जाए डिमांड कर्व फ्लैट है, कन्वर्जेंट। और सप्लाई कर्व के बारे में कहा जाए फ्लैट है, डिमांड भी ना लिखा हो, डायग्राम भी ना हो, वेलोसिटी है, तो आप क्या कहेंगे। और अगर कहा जाए सप्लाई कर्व स्टीप है, ठीक है जी, याद रहेगा। ये 3 बातें आपको याद करनी पड़ेगी, राइट जी। अब मैं वही स्टोरी आपको सुनाता हूँ सारी दोबारा जो पिछली दफा सुनाई। पहली दफा हम गए मार्केट तो गंदुम लेकर गए कम, तो रेट बढ़ गया। रेट काफी ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा बढ़ गया। हमें इस चीज का बड़ा मलाल रहा कि काश कि हमारे पास गंदुम ज्यादा होती और हम बेचकर खूब पैसे कमाते। तो टाइम पीरियड 2 में सारे के सारे काश्तकार ज्यादा गंदुम लेकर चले गए, तो उसका रेट क्या हो गया, कम हो गया जी।
अब उन्हें सारी सेशन में ये ज़हन में रहेगा, यार वो गंदुम ज्यादा नहीं लेके जानी चाहिए थी, अगली दफा वो कम ले गए, प्राइस बढ़ गई। ठीक है जी। और जनाब कम ले जाने का नतीजा ये कि प्रीवियस टाइम से भी की कीमत ज्यादा जंप कर गई। अगली दफा वो फिर क्या ले गए, शाबाश, ज्यादा। अब ज्यादा लेके गए तो कीमत गिर गई। लेकिन हर अगली दफा ये जो हमारा एरो है वो पहले से ज्यादा जिगजैग कर रहा है। पिछली दफा ज्यादा से कम की तरफ जा रहा था और इस दफा कम से, और हर अगली दफा ये अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से मजीद दूर होता चला जा रहा है। इससे हम इसको क्या कहते हैं, डायवर्जेंट। ठीक है जी। इस पे इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ा सकूंगा, सीधी बात है। इससे ज्यादा इसमें मैं टाइम नहीं लगा सकूंगा। फिर आगे इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशंस हैं, बाकी चीजें हैं, वो फिर लंबा हो जाएगा, मेरे कोर्स से बाहर निकल जाएगा, मुझे इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। मैंने बस आपको सवाल समझा दिया, सवाल हल करने का तरीका समझा दिया और थोड़ा सा मंतक भी समझा दिया। राइट जी। तो ये हो गया बच्चों मुकम्मल। ठीक है जी। और आई थिंक ये चैप्टर भी हो गया मुकम्मल, हो गया आपका। क्या हाल है, चैप्टर भी मुकम्मल हो गया और काम भी आपका कंप्लीट कर दिया जी बच्चे। बेटा ये पढ़ने वाला टॉपिक, अच्छा ये मैं एकदम हटाऊंगा स्लाइड पे, ये डायग्राम गायब हो जाएगा। अगर आपने कुछ लिखना विखना है तो अभी लिख लें, क्योंकि वंस आई मूव दिस, तो वंस आई मूव दिस तो ये फिर डायग्राम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप प्लीज देख लें एक दफा, जो डायग्राम बनाना चाहते हैं एक दफा बना लीजिएगा। ठीक है, बेशक। अच्छा हाँ, एक ऐसा भी होता है जिसमें ये एक ही लेवल पे मूव करता रहता है, इसको कहते हैं परपेचुअल ऑसिलेशन। लेकिन परपेचुअल ऑसिलेशन हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। हमारे कोर्स में डाइवर्जेंट ऑसिलेशन है और कन्वर्जेंट है, दो है, परपेचुअल नहीं है। ठीक है, किसी क्लास में से बच्चे पूछे सर अगर ये बराबर घूमता रहे कभी भी एक ही, तो उसको हम कहते हैं वो परपेचुअल, तो चलता रहता फिर। ठीक है जी। अच्छा ये होता है कि जब भी डाइवर्जेंस आए वो कन्वर्जेंट ऑसिलेशन हो, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता इक्विलिब्रियम को करीब पहुंचे। डाइवर्जेंट डिजास्टर्स होता है क्योंकि वो फिर दूर होता चला जाएगा अपनी मंजिल से। राइट जी। सब बच्चों को समझ आती बात, बिल्कुल क्लियर समझ आ रही है? तो हम ऐसा करेंगे, इसको बंद कर दें। ठीक है, तो हम ये डायग्राम आपके सामने से हटाने लगे हैं। आप देखिए, मैंने कहा था ना, क्योंकि ये मेरा डिस्ट्रेक्ट सॉफ्टवेयर नहीं है, तो जैसे ही हम हटाएंगे वो सारा कुछ गायब कर देता है। अभी हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे, हमारे पास पड़ी है विंडोज, एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पड़ा है, रजिस्टर्ड हो तो फिर वो सेव हो जाता है, फिर नहीं मिलता, तो वो हम इंस्टॉल कर लेंगे ताकि आपको जब स्लाइड्स भेजें आइंदा से तो डायग्राम साथ ही हो। अच्छा बच्चों, चलिए जी, अच्छी बात है। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा एक चीज से आपने देखा होगा कि हमने इस चैप्टर को कंप्लीशन की तरफ ले जाते हुए कोशिश ये की है कि यार कोई भी बात जो है ना वो मतलब रह ना जाए, यार कोई फिक्रा, कोई चीज, कोई भी चीज मिसिंग ना हो, है ना जी, ऐसा ही है। अच्छा चलिए, ये तो अच्छी बात है कि अगर हम इन चीजों का ख्याल रखेंगे तो फिर स्टूडेंट कामयाब होगा पेपर में, वरना आपको पता है पेपर्स में तो और बड़े झमेले हैं। अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात, फ्री मार्केट प्राइस डिटरमिन बाय। अच्छा, मार्केट फोर्सेस कौन सी हैं? डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा बच्चों, अब दूसरी चीज है कि इंडिविजुअल डिमांड कर फॉर अ कमोडिटी रिप्रेजेंट करती है, असल में किसी दी गई आमदनी पे कंज्यूमर कितना खरीद सकता है। किसी दी गई आमदनी में, तो याद रखना है कि डिमांड कर्व इस चीज को इंश्योर करता है या कॉन्सेप्ट देता है कि कंज्यूमर अपनी जेब में रखी आमदनी या इनकम से कैसे बात करनी कोई आपने, अच्छा अच्छा, तो वो अपनी दी गई आमदनी में मैक्सिमम क्वांटिटी विद इन दैट मनी लेना चाहता है। दुनिया कोई बंदा ऐसा नहीं है
जो कि अच्छा भाई 400 किलो के 2 किलो सेब दिए, तू मेरे से 600 ले ले, मुझे तू 2 किलो ही दे। नहीं, जब डील हो रही है तो जितने मर्जी हम मौलवी बन जाएं, जितने मर्जी बड़े हम कैथोलिक बन जाएं, हैं जी, हम हर सूरत क्या होगा, हम यही कहेंगे भाई इतने पैसों में इतनी चीज है, मेरे पैसों में चीज क्या आनी चाहिए, मैक्सिमम। अच्छा बच्चों, दूसरी चीज क्या है, if price of a substitute of a commodity x falls, the demand for x will। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन का असर सेम आता है ना, इसलिए मैंने याद कराया था सेम। ठीक है, तो अगर उसकी प्राइस फॉल करेगी तो हमारी डिमांड फॉल करेगी, और अगर कॉम्प्लीमेंट होता तो कन्वर्ट्स क्या होता, अगर उसकी प्राइस फॉल करती हमारी डिमांड इंक्रीज करती। राइट जी, याद है ना सब बच्चों को कि जहां सब्स्टिट्यूट की बात होगी सेम का लफ्ज आना चाहिए आपके ज़हन में, और जहां कॉम्प्लीमेंट की बात हो वहां कन्वर्स का वर्ड आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपको सोचना भी नहीं ना पड़ा, वरना होता ही है कि बच्चा सोचता था कोक महंगी हो गई, पेप्सी सस्ती हो गई, ये हो गया, वो एरो ही लगाने शुरू करे, जो आप उसके ज़हन में आता ही नहीं, मैकेनिज्म ही याद कर डालो। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, all else equal if demand for a product falls greater than the fall in supply। अब याद कीजिए, जब मैं पढ़ा रहा था मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ किताब में एक मूवमेंट है लेकिन एक्सरसाइज में दोनों मूवमेंट, बताओ वो सवाल आया कि नहीं, क्या हुआ, डिमांड में फॉल ग्रेटर है किससे, सप्लाई से, तो भाई छोड़ो, एक डायग्राम बनाओ, मसला हल करो, डायग्राम वगैरह आना ही नहीं है। देखो इसके अंदर जो ब्लैक वाला है ना वो पहला है, और ब्लू वाला बाद वाला है, क्या हाल है जी, नहीं फाल है, फाल का मतलब नहीं, जो हमारा वन होता है पहले वाला, ठीक है ना, वन, और नॉट वाला बाद में आता है, और अगर टू हो तो वो राइट पे जाता है, नॉट हो तो इसमें इनिशियल इक्विलिब्रियम ब्लू लाइन से हुआ हुआ है, जहां प्राइस P1 है और क्वांटिटी Q1 है। अब उसने कहा कि दोनों में फॉल आता है, लेकिन डिमांड में फॉल ज्यादा है, सप्लाई में कम है, तो हमने डिमांड के कर्व को ज्यादा लेफ्ट किया और सप्लाई वाले को कम। नया इक्विलिब्रियम ब्लैक लाइन बनाएगी, क्योंकि पहली ब्लू थी, तो वो वहां से लाइन ड्रॉ की, प्राइस क्या हो गई और क्वांटिटी भी, मुश्किल बात तो नहीं करती कोई। अच्छा, पेपर में भी हमें ये एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू वेस्ट आवर टाइम, हम ऐसे इक्विलिब्रियम बना के बस एरो के ऊपर लिख देंगे। अच्छा बच्चों, देखना जरा कौन सी ऑप्शन, ए ऑप्शन आ जाएगी, सही है बच्चों, सबको समझ आई है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब बात आ गई ड्यू टू कोविड। अच्छा, उस ये किताब छपी हुई है वो कोविड के जमाने की, उसके बाद आप चेंज होनी है आगे, तो कहता कोविड के जमाने में लॉकडाउन हो गया था, कॉन्सिक्वेंटली इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम क्या हो गई थी, हिस्टोरिकल कट डाउन हो गई थी, तो इसमें आप क्या कहेंगे, हुआ क्या था, एक्चुअली फॉल इन डिमांड हुआ था, प्राइस की वजह से चेंज नहीं आया था, अदर फैक्टर, अदर फैक्टर क्या था, कोविड, कोविड इज अनदर फैक्टर, प्राइस तो नहीं है, लिहाजा क्या होगा, फॉल होगा। राइट जी, बात समझ आती है। अच्छा, अब बच्चों बात ये आ जाती है कि जो आपका है, विच वन इज नॉट प्री कंडीशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई की जो प्री कंडीशन नहीं है, वेजेस, क्या हाल है, क्यों जी, लेकिन यार इनकम ऑफ कंज्यूमर भी बनती है यार, ऑयल प्राइसेस बनेंगी, क्या हाल है, क्यों जी, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट, जो नहीं है, क्या नहीं है बच्चों, क्यों जी, तो हमने जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था असम्पशन क्या क्या रखी थी, सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, और बाकी सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, यही हमने कहा था ना, यही कहा था ना भाई, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ने से पहले आपने क्या कहा था, कॉस्ट ना बदले, लेबर की कॉस्ट ना बदले, फैक्टर के प्रोडक्शन की अवेलेबिलिटी ना बदले, सारी चीजें लिखी थी ना आपने, तो लिहाजा यहाँ पे इनकम बच्चे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनकम प्री कंडीशन थी डिमांड की, सप्लाई की थी नहीं। अब शरारत देखें उसने क्या करी, उसने दो कंडीशन लॉ ऑफ सप्लाई की डाल दी और एक डिमांड की, तो इनकम का ताल्लुक डिमांड के साथ, बात समझ आ रही, ये प्री कंडीशन है लेकिन ये किसका है, डिमांड। अच्छा बच्चों, विच वन इज नॉट अ प्री कंडीशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, वही काम फिर हुआ है,
क्या हाल है? क्यों जी, बात समझ आती है? हाँ, वेजेस सप्लाई का प्री कंडीशन है, डिमांड का नहीं। अच्छा बच्चों, चलें जी। राइज इन डिमांड फॉर अ फेस मास्क ड्यूरिंग कोविड। कोविड में जब हम फेस मास्क लेने गए, मिलता ही नहीं था, मिलता था तो बहुत महंगा मिलता था। क्यों? प्राइस तो ज्यादा नहीं हुई थी उसकी, तो क्या कहेंगे? ये हुई थी, शाबाश, राइज इन डिमांड थी और उसके बाद डिमांड आउटवर्ड चली गई। ठीक है ना? अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, टोयोटा मोटर हैज शोन हिस्टोरिकल डिक्लाइन इन द सेल ड्यूरिंग कोविड। फॉल इन डिमांड, प्राइस का मसला नहीं कि प्राइस ज्यादा हुई है, प्राइस ज्यादा होती तो फिर तो उसी के एक पॉइंट से दूसरे पे चले जाते। एक्चुअली अदर फैक्टर था क्या? गाड़ियां चल ही नहीं रही थी। बल्कि मुझे याद है, होता है ये आमतौर पे कि मैं जब गाड़ी लेता हूँ, सॉरी टायर टायर वायर लेता हूँ ना गाड़ी में, तो चूंकि हम गरीब आदमी तो करते ही हैं कि अगले दो टायर नए डाल देते हैं और अगले वाले 2 साल चले हुए पीछे कर देते हैं, उसी कंपनी के लेके हैं जी। तो ये याद है, मैं 2 टायर ला के रखे होंडा सिटी के अपने, बच्चों वहीं पड़े हुए हैं, लगाए ही नहीं। क्यों? कहीं जाएंगे तो लगाएंगे ना। हम तो घड़े में वो उधर घर में ही जनाब गिरे हुए, उठ ही नहीं रहे। वजह, अपने आप को भी कोविड हुआ होगा। हाँ भाई, हाँ हाँ, सही कह रहा है, सही कह रहा है, सही कह रहा है। तो वो होता क्या है कि हमने कहाँ जाना था, वो टायर जो है वो 6 महीने साल वैसे ही पड़े रहे, अगले साल डलवाए थे, वर्क के अंदर ही वैसे मैंने रख दिए। मैं कह रख दे यार, जब कभी हालात ठीक होंगे तब डालेंगे, पता नहीं कौन बचता है कौन नहीं बचता, तब तो यही हालात थे। क्या ख्याल है बच्चों? और वो हम लाते ना घर में, वो थर्मोकोल के बर्तन, लोगों के घरों में चावल भेजने के लिए लाते हैं ना घरों में, डिस्पोजेबल, वो मैंने ला के रखे थे घर में। कोई चीज बांटनी थी, पूरा ही लाया था रोज, वो सारा अपने ही घर में यूज हो गया। ऊपर पोर्शन में मैं रहता था, मुझे कोविड हुआ, घर वाले नीचे से खाना पका के उसमें छोड़ जाते थे। चमचा भी डिस्पोजेबल, उसी से खाना खाते थे, खाना खा के डब्बा कहीं दूर फेंक देते थे, लेकिन घर वालों को ही ना लग जाए। क्या हाल है बच्चों? ऐसे काटा भाई महीना है, बड़े सख्त आजमाइश होती है। ठीक है, और सारे दिन में एक काम, वो क्या? दिन ही नहीं कटता था। लेक्चर देता था ऑनलाइन, ये सारे लेक्चर तो मोस्टली रिकॉर्डेड है ना, कुछ लेक्चर रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं, ये कोविड के दिनों में है मेरे, जो आप सुन लेते हो यार अक्सर। आपको उसकी हालत से नहीं पता चल रहा है कि बंदा बीमार है? कमाल है यार, आपको पहचान ही कोई नहीं। तो इस तरह के बच्चों हालात थे। अच्छा भाई, एनीवे, अब टोयोटा मोटर्स हैज शोन हिस्टोरिकल डिक्लाइन इन सेल ड्यूरिंग कोविड। क्या वजह? भाई ये फॉल इन डिमांड है ना, इससे डिमांड कब इनवर्ट जाएगा, और इसको कहोगे क्या? चेंज इन डिमांड। जब भी इन्वर्ट जाता है उसको यही कहते हैं ना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तो नहीं कहते, चेंज इन डिमांड कहते हैं, और इनवर्ट शिफ्ट भी है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ड्यू टू अदर फैक्टर इज डिस्क्राइब एज। क्या हाल है बच्चों? चेंज के लाएगा ना, राइज एंड फॉल होगा, और डिमांड शो कैसे करेंगे? शिफ्ट से। राइट हो गई बात? अच्छा बच्चों, आगे देखो, फॉल इन सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट ग्रेटर देन फॉल इन द डिमांड विल कॉज। जी बच्चों, क्या कॉज करेगा? बात समझ आती है? क्या हाल है जी? आपने सही कहा, इससे देख लो ना। देखो इनिशियली क्या है, ठीक है, अब दोनों ने फॉल करना है, लेकिन सप्लाई में फॉल क्या होना चाहिए? ज्यादा, और डिमांड में कम। तो नतीजा क्या होगा? रेड वाली लाइन पे इक्विलिब्रियम जाएगा। तो देखो प्राइस P1 से क्या हो जाएगी? P2, और क्वांटिटी क्या हो जाएगी? Q1 है तो क्या हो जाएगी? Q0। राइट जी? बात समझ आती है ये वाली, कि पहली वाली भी गई? क्या हाल है बच्चों?
और बात समझ आती है? नहीं आती तो खैर है, कोई मसला नहीं। अक्सर लोगों को बात समझ नहीं भी आती, इसमें मेरा क्या कसूर है? नहीं बच्चों, तो ये होगा Q1 और ये होगा Q0। अच्छा बच्चों, ए प्राइस above than the market price will show surplus, और अगर बिलो होता तो शॉर्टेज। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, ए स्पोर्ट प्राइस और मिनिमम प्राइस इज ऑलवेज सेट। तो स्पोर्ट प्राइस हमेशा क्या होती है? इक्विलिब्रियम से ऊपर, कहते हैं उसे मिनिमम है, यहाँ कहते हैं फ्लोर, लेकिन होती अबव है। राइट जी। और उससे हमेशा सरप्लस पैदा होता है, ऐसे ही है ना, अबव है सरप्लस, और खरीदता उसको कौन है? सरप्लस को गवर्नमेंट खरीदती है। राइट जी। अच्छा बच्चों, राइज इन डिमांड फॉर लेदर इन अ फॉरेन मार्केट, द सप्लाई ऑफ बीफ विल इंक्रीज इन द डोमेस्टिक मार्केट। जी बच्चों, बैरूनी दुनिया में लेदर की डिमांड बढ़ी और हमारे मुल्क में उसकी वजह से बीफ की सप्लाई बढ़ गई। ये क्या कहानी? कहानी है कि एक बंदा कारोबार करता है, वो शीप पालता है। शीप क्या होती है? या गाय पालता है, गाय पालता है। अब गाय क्यों पालता है? क्योंकि उसको लेदर एक्सपोर्ट करना है। क्या हाल है? अब लेदर की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई तो वो क्या करेगा? ये तो नहीं ना गाय से कहेंगे कि बहन मेरी कपड़े अपने दे दे और क्या नाम लेते हैं, अल्लाह तुझे और दे देगा। क्या हाल है? नहीं जी। क्या होगा बच्चों? उसको जिबा करना पड़ेगा। तो जिबा करेंगे, दोनों चीजें क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। जब भी लेदर की सप्लाई बढ़ाओगे, गोश्त की सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है। हालांकि ऊन की सप्लाई बढ़ाने से मीट नहीं बढ़ता, जो कि जो जो शीप होती है उसकी खाल हम ऊपर काट लेते हैं, जैसे बाल काटते हैं हम अपने, इसी तरह कटर से उसकी ना वो ऊन उतार लेते हैं, फिर आ जाती है। बल्कि ये तो कारोबार है ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा, है ना? क्या समझे? को बात समझ आई कि पहली भी गई? क्या कि भाई एक बंदा गाय पालता है और जब भी लेदर की सप्लाई बढ़ाएगा, गाय ज़िबा करनी पड़ेगी, उससे बीफ की सप्लाई भी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन क्या होगी? प्राइस ऑफ बीफ डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? उसकी वजह यह है कि देखो, ये पहली डिमांड है और ये सप्लाई है। ये इसकी प्राइस है बच्चों P1 और ये इसकी क्वांटिटी है क्या? Q1। अब क्या हुआ? अब सूरत हाल ये हुई बच्चों कि आपने सप्लाई बढ़ाई है किसकी? मीट की। क्यों बढ़ाई? चूंकि लेदर आ रहा था, मीट ज्यादा थोड़ी करना था, वो मार्केट में सप्लाई कर दिया ज्यादा, तो मीट की प्राइस क्या हो गई? कम हो गई। और क्वांटिटी उसकी क्या हो गई बच्चों? बढ़ गई। कौन सी ऑप्शन लूंगा? सी। बात समझ आती है बच्चों? तो कैसे समझ आएगी? नहीं, बात बच्चे खोए खोए से लग रहे, नहीं समझ। हाँ? एक बंदा गाय पालता है, जब भी उसे लेदर की सप्लाई बढ़ाएगा, मीट की सप्लाई खुद ही बढ़ जाएगी। क्यों? चूंकि लेदर बेचने के लिए गाय को जिबा करना पड़ेगा। जिबा करके खा ले क्या करेगा? दे देगा उनको जिन जहाँ पे लेदर की डिमांड ज्यादा हुई है, वहां सप्लाई दे दी। लेकिन अपने मुल्क में क्या करेगा? गोश्त को सप्लाई करेगा। तो गोश्त की सप्लाई कर किधर जाएगी? राइटवर्ड। और राइट आउटवर्ड शिफ्ट होगी, जिससे प्राइस उसकी फॉल कर देगी, क्वांटिटी इंक्रीज कर देगी। ऑप्शन कौन सा लगेगा? राइट। अब समझ आ रही बात की? चलो अच्छी बात है यार। अच्छा जी, अब बच्चों बात आ गई यार, ये तो डायग्राम बना हुआ था, चल छोड़ पड़े, अब तो बना दिया। अच्छा, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ बटर विल इफेक्ट द मार्केट फॉर मार्जरीन। दोनों एक दूसरे का क्या है? सब्स्टिट्यूट है। जब भी बटर महंगा हो जाएगा, लोग क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट है ना, तो सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ने से आपकी डिमांड बढ़ेगी। इसका मतलब है बटर की प्राइस के ऊपर जाने से सब्स्टिट्यूट मार्जिनिंग की डिमांड में इजाफा होगा। सेम असर आएगा ना बेटे, उसने खुद ही तो कह दिया है, देखो उसने क्या कहा? सब्स्टिट्यूट, सेम असर आएगा। कैसे? देखो, प्राइस ऑफ मार्जरीन इज सेम, price of margin is same, but price of butter goes up, so it means that demand of butter goes down। लेकिन तो उस पे कुछ तो लगाना है ना आप लोगों ने,
क्या हाल है? नहीं बच्चों, अच्छा नहीं सॉरी, ये डाउन नहीं होना चाहिए, डाउन। अब स्लाइस पे कुछ तो लगाना है, तो बटर तो हो गया महंगा, अब क्या लगाओगे स्लाइस पे? मार्जिनिन, तो मार्जिनिन की डिमांड बढ़ जाएगी। तो असर देखो इधर से इधर क्या नजर आ रहा है, सेम, ये बढ़ेगी प्राइस, हमारी डिमांड बढ़ेगी। याद है ये पेप्सी कोक में मैंने समझाई थी आपको, कुछ बात समझ आती है? दोबारा सोचो, प्राइस ऑफ मार्जिनिंग क्या है? फिक्स है, वो चेंज हो नहीं रही, लेकिन बटर महंगा हो गया तो बटर की डिमांड क्या हो गई, कम। तो जब बटर कम होगा तो कुछ ना कुछ तो स्लाइस पे लगाना है, नाश्ता तो करना है, तो क्या लगाएंगे, मार्जिनिन यूज करेंगे। तो मार्जिनिन की डिमांड ज्यादा हो गई, इसका मतलब है बटर की प्राइस के बढ़ने से मार्जिनिन की डिमांड बढ़ती है, तो दोनों एक दूसरे का क्या बन गए, सब्स्टिट्यूट। यही बात कह रहा है, लेकिन ऑप्शन ढूंढनी यार हमने, कौन सी, डी, द बी, द प्राइस ऑफ मार्जिनिन विल इंक्रीज एंड क्वांटिटी विल डिक्रीज। नहीं, प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों बढ़ेंगी, किसकी, मार्जिनिन की। क्योंकि लोग मार्जिनिन की तरफ आएंगे, वो खरीदेंगे, वो थोड़ी सी महंगी भी होगी और उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। राइट बच्चों? अच्छा चलिए, अच्छी बात है। रिजर्वेशन प्राइसेस, डेफिनेशन ढूंढो यार। हाँ जी, डेफिनेशन ढूंढनी, डेफिनेशन। क्या हाल है बच्चों? देखिए, मैक्स वाले तो ऑप्शन गलत ही कर दो ना, मैक्सिमम तो होती नहीं है। कम से कम कीमत जिस पर एक सेलर बेचने के लिए तैयार हो जाए, तो ये इसकी डेफिनेशन। राइट होगी बात? अच्छा बच्चों चलो जी, बफर स्टॉक हेल्प करता है गवर्नमेंट को, किसमें? हाँ, प्रोटेक्ट प्रोड्यूसर को करता है, और पक्की बात है। चलो आगे क्या क्या, विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ रिजर्वेशन प्राइस? सारे सारे उसमें पढ़े थे आपने, याद है आपको? अच्छा बच्चों, प्राइस डाइवर्जेंस केस ऑफ कोबवेब मॉडल डिपेंड्स अपॉन, डाइवर्जेंस है, नोट्स खोल के देख लो, कोई बात नहीं, नोट्स खोल के देख लो। डिमांड क्या होगा बच्चों, क्या हाल है? ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ए होगा बेटा, कि वेलोसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन द, यानी सप्लाई की वेलोसिटी ज्यादा होगी, वो क्या होगा, शाबाश, ठीक है जी, बात समझ आ गई? पक्की बात है ना, लिखा हुआ था जी बेटा, जी मैं समझा नहीं, क्वेश्चन रिपीट कर। देखिए प्राइस डाइवर्जेंस केस है ना, तो डाइवर्जेंस केस में सप्लाई क्या होती है बताओ जी, आप नोट से देख लो, नोट से देखो पहले, सप्लाई क्या होती है, इलास्टिक, तो इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, किससे, डिमांड से। क्या हाल है, यानी डिमांड इस तरह का होगा, सॉरी डिमांड इस तरह का होगा और सप्लाई इस तरह की होगी, ठीक है। और फिर हम आउटर साइड से आएंगे, इनर साइड से आएंगे, और देखो आउटर साइड पे ये इस तरह से बढ़ता है, राइट? ये सप्लाई, ये डिमांड, राइट जी? भूल जाए तो अपने नोट से देख लो जाके, किसकी लचक ज्यादा है, सप्लाई की, और किसकी कम है, डिमांड, राइट जी? अच्छा बच्चों चलिए, और बफर स्टॉक गवर्नमेंट में फेस ओवर प्रोडक्शन, क्या हाल है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ के ज्यादा होती है। अच्छा, प्राइस कन्वर्जेंस केस ऑफ कोवेब मॉडल में क्या होता है, हाँ अब उसे उलट हो जाएगी ना, समझ आ रही बात की? क्यों भाई, बेशक देख के चेक कर लो अपनी डायग्राम, सब बच्चे देख के चेक कर लो, सही है। किसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर है और किसकी कम है, डिमांड की ग्रेटर है। अब डिमांड का इस तरह का है और सप्लाई का इस तरह, और अब ये स्टार्ट कहां से होएगा,
और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, राइट जी, ये सप्लाई है, ये डिमांड। अच्छा बच्चों, अब आ गया इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी कैन कॉज, अगर एक मजदूरों का ग्रुप रोज के 2 पेयर ऑफ शूज बनाता है, 4 बनाने शुरू कर दे तो क्या होगा, ये होगी ना प्रोडक्टिविटी। सप्लाई कर किधर हो जाएगा, राइट। बट देखिए ना, कीमत बढ़ी ना कुछ और, जो 2 जूते बनाता था 4 बनाने लग गया तो सप्लाई बढ़ गई ना, तो किधर जाएंगे, शिफ्ट कर देंगे राइट पर, पक्की बात है। अच्छा चलिए, ए सरप्लस इन गुड्स मार्केट वेल, सरप्लस से प्राइस क्या होती है, और अगर शॉर्टेज हो तो इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा बच्चों चलिए, डिमांड फॉर लैंड इज, डिमांड फॉर लैंड, किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड को क्या कहेंगे, ड्राइव डिमांड। किसी भी फैक्टर, क्योंकि उसकी डायरेक्ट डिमांड नहीं होती, उसके मतलब चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है। मिसाल के तौर पे, अगर गंदम महंगी होगी तो जमीन फर्टाइल लैंड की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। तो डायरेक्ट तो नहीं ना बढ़ी, गंदम महंगी हुई तो लैंड महंगा हो गया, इसलिए इसको कहते हैं ड्राइव। रिपीट करते हैं, गंदम महंगी हुई तो फर्टाइल लैंड की कीमत बढ़ गई, क्यों बढ़ी, तो इसको हम कहेंगे ये ड्राइव है। जब उससे मुतल्लिका प्रोडक्ट महंगा होता है तो वो भी महंगी हो जाती है, इसलिए उसकी डिमांड ड्राइव। अच्छा बच्चों, सप्लाई कर्व फॉर लैंड इज, किसी भी चीज का स्टॉक ना हो तो उसकी सप्लाई कर्व कैसी होती है, क्या होती है, वर्टिकल। ठीक है ना, जैसे टमाटरों का स्टॉक नहीं था तो सप्लाई कर्व कैसी थी, वर्टिकल। तो लैंड का स्टॉक तो होता ही नहीं है, 1300 मुरब्बा मील का पाकिस्तान है, 1300 का ही रहेगा। क्या हाल है जी, है कि नहीं, ना कम ना ज्यादा। अच्छा बच्चों, डिमांड कर्व फॉर नॉर्मल गुड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट। तो इसकी ये वजूहात पड़ी थी, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और लॉ ऑफ, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़े थे ना सारे। अच्छा अब देखिए, जो किताब में एमसीक्यू था उसके अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था, इसलिए वो पढ़ाना पड़ा, किताब में नहीं था। तो जो कंसेप्ट किताब में ना हो, बुक में एक्सरसाइज में वो कराना पड़ता, नहीं तो बाद बच्चा कहता है आपने पढ़ाया क्या सर, ये तो पता ही नहीं। बच्चा तो पहले ही हमारे पे इल्जाम लगाने को तैयार होता है। अच्छा, डिमांड कर्व फॉर नॉर्मल गुड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट बिकॉज ऑफ, ठीक है जी, क्योंकि इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज कॉल्ड, याद देगा, इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज कॉल्ड राइट। होगी बात, कितने हो गए बच्चों, 26, कितने रह गए।